हेलो एवरीवन। सो टुडे वी स्टार्ट मोसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि सीएसआईआर के लिए इम्पोर्टेंट तो हम कह ही नहीं सकते। समटाइम ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा क्वेश्चन वो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन बहुत इजी होता है। समटाइम उस क्वेश्चन में पता क्या होता है, उस क्वेश्चन में आपको सिंपल होता है एज ए हाइपरलाइन स्प्लिटिंग फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। या हाइपरलाइन स्प्लिटिंग, या इसमें कितनी लाइंस हैं, या इसमें विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कितनी लाइंस आ रही हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट आपका 0 कितनी लाइंस आ रही है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉट इक्वल टू 0 तो कितनी लाइंस आएंगी। ठीक है, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाई की है तो आपकी कितनी लाइंस आएगी। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड आपने बाहर से अप्लाई किया है, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाई नहीं की तो कितनी लाइंस आएंगी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मोसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए, जो इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरव्यू में जो भी आप जाओगे कहीं भी इंटरव्यू देने, तो इंटरव्यू में आपसे मेनली क्वेश्चन वो इसका प्रिंसिपल पूछ लेते हैं। इसका प्रिंसिपल इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसका प्रिंसिपल क्योंकि जब भी हमको पता है कि ये किसके लिए काम आती है, इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, पहले तो हमें वो पता होना चाहिए, तभी हम इसके प्रिंसिपल को भी बता पाएंगे। क्योंकि जो इसका प्रिंसिपल है, इसके प्रिंसिपल में ना एक आपने बाय बुक से डेफिनेशन देख लेना, उसमें प्रिंसिपल में एक लाइन लिखी होती है, सॉलिड स्टेट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ही एप्लीकेबल है आपकी मोसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो क्यों सॉलिड स्टेट के लिए क्यों एप्लीकेबल है, किसी दूसरे के लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि जो हमारी ये स्पेक्ट्रोस्कोपी ये क्या कर रही है, मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड होता है उसको बताती है कि वो कैसे अरेंजमेंट में है, कौन सी अरेंजमेंट में वो बताती है ये वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें क्या है, इसमें जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशंस लिखो। मोसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से कंपाउंड शो करते हैं, तो उसके लिए जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो उसकी न्यूक्लियर की स्पिन है आई वैल्यू वो नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए। कहने का मीन्स और क्या है कि ग्रेटर देन आनी चाहिए 0 से। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी हमारी 2 स्टेट्स होती हैं, लाइक एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज ग्राउंड स्टेट, तो ये दोनों, तो आपके ऐसे 2 स्टेट्स होती हैं, दिस इज एक्साइटेड स्टेट, ये होती है ग्राउंड स्टेट। जो ग्राउंड स्टेट होती है उसकी जो आई वैल्यू मैंने मानी है I1 है, और इसकी मैंने आई वैल्यू मानी है I2। ओके, तो इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो इसकी I1 वैल्यू है और इसकी I2 वैल्यू है वो ग्रेटर देन दोनों की 0 तो होएगी, बट ये दोनों की आपस में वैल्यू I1 नॉट इक्वल टू I2 होनी ही चाहिए। ठीक है, तो जो आयरन है, आयरन के केस में क्या होता है, जो उसकी ग्राउंड स्टेट होती है उसकी वैल्यू होती है 1/2 एंड एक्साइटेड स्टेट की आई की वैल्यू होती है 3/2। ठीक है, तो हमने इसको आयरन को, मतलब आपने कहीं से भी क्वेश्चन देखा होता है, जब भी कहीं पे आयरन आता है तो हम बोल देते कि वो मोसबर एक्टिव है। ऐसे जरूरी नहीं है कि हम किसी भी आयरन को बोल दे मोसबर एक्टिव है, उसके लिए सम कंडीशंस होती है, उस कंडीशन को अगर वो फॉलो करेगा तभी वो मतलब आयरन एक्टिव होएगा। हाँ, मीन्स आयरन के कंपाउंड मोसबर एक्टिव होते हैं, बट एज इट इज नहीं कि सभी के सभी कंपाउंड एक्टिव होंगे, तो उसमें कुछ कंपाउंड एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने एनएमआर सभी स्टूडेंट्स ने किया है। ठीक है, एनएमआर किया, तो एनएमआर में हम कौन सी रेडिएशन यूज कर रहे हैं, मतलब लाइक एज रेडियो वेव्स यूज करते हैं। अगर इसमें एनएमआर में हम रेडियो वेव्स यूज कर रहे हैं, तो जैसे कि एनएमआर में हम रेडियो वेव्स यूज कर रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हो कि जो मोसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मींस एमएस स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें हम कौन सी रेडिएशन यूज करते हैं। उसमें जो हम रेडिएशन यूज करते हैं वो गामा रे रेडिएशन यूज करते हैं। अब वो गामा रे कहां से रही है, पहली बात तो हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है, जो गामा रेज होती है वो कैसे होती है, जैसे आपका कोबाल्ट है, कोबाल्ट रेडियो एक्टिव है, मींस मैंने उसको एज इट इज स्टार माना कि वो रेडियो एक्टिव है। जब उसका एटॉमिक मास 57 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 27। अगर इसने सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग किया है, तो ये किसमें चेंज हो जाता है, आयरन में चेंज हो जाता है। ओके, जो आयरन 26 एंड 57 ये भी एक्साइटेड स्टेट में है, इसको एक्साइटेड स्टेट में इसने कन्वर्ट किया, ये अनस्टेबल होता है। इसको स्टेबल करने के लिए ये एज ए मतलब एक्साइटेड स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट में आता है। जब ये ग्राउंड स्टेट में आता है तो सम रेडिएशन एमिट करता है, उस रेडिएशन को बोलते हैं गामा रे। वही गामा रे हम फर्दर यूज करते हैं, अपने सैंपल के ऊपर यूज कर रहे हैं, तो हमें मोसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिग्नल मिलते हैं। बट इतने इजी नहीं कि हमें कोई भी सिग्नल मिल जाए मोसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो उसके लिए भी
कुछ ना कुछ कंडीशंस तो होगी ना मोजबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। पहले वो कंडीशंस आपको देखनी पड़ेगी, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सैंपल जहां पे पड़ा है, ठीक है, आपका सैंपल ग्राउंड स्टेट में है और आपने इसमें एक्साइटेड स्टेट में अपने सैंपल को लेकर जाना है जहां पर, तो आप बाहर से कोई रेडियो वेव मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करवाओगे तो आपका सैंपल अब्जॉर्व करेगा एनर्जी, तो वो ऐसे ऊपर को जाएगा, फिर बाद में फिर से वो नीचे को एज इट इज आएगा। ओके, पर आप मुझे बता सकते हो कि जो अभी ये एनर्जी है, सपोज करो आपके सैंपल को चाहिए 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है। आपने बाहर से सैंपल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहां से भी आपने प्रोवाइड की 10 किलो जूल, बट मैं तो भी कह रहा हूं कि ये वाला सैंपल इतना एनर्जी नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? उसके लिए कुछ रीजन होएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है सिंपल, कि जब हम इसको ऐसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इसका डेल्टा, ये गैप है ना डेल्टा, तो ये तो 10 किलो जूल ही है, बट इसमें क्या होता है कि इसमें एक फैक्टर आता है जिसको हम बोलेंगे रिकॉइल एनर्जी। क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जहां पे खड़े हो, ठीक है, आपका फ्रेंड यहाँ पे है, आपके फ्रेंड ने आपको धक्का दिया, धक्का देने पे आप इधर को जा रहे हैं, ऐसे आगे को मूव कर रहे हैं, पहले आगे को मूव करोगे, फिर ज्यादा लड़ाई हुई तो आपका दूसरा फ्रेंड आएगा, आपको ऐसे दूर कर देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें भी कि ये एनर्जी इसको दे रहा है, पहले वो थोड़ा आगे जाएगा, आगे जाने के बाद ऊपर जाने की सोचेगा, बट उसको आगे जाने के लिए भी थोड़ी सी एनर्जी, जहां पे जाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ी। जो वो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो 10 किलो जूल है, उसमें से 2 केजी इसमें इन्वॉल्व होगी आगे जाने में, तो बची कितनी? 8 किलो जूल। अभी आपका ये टोटल गैप कितना है? 10 का। तो अभी आपको चाहिए 10 पर ये दे रहा है 8, तो आपने एक फैक्टर बढ़ाएगा क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मीन्स क्या होती है कि हमें उतनी गैप की एनर्जी चाहिए जितना हमारा गैप है। अभी ये तो उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, अगर उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा तो इसीलिए आपका ट्रांजिशन आपको मोजबर में देखने को नहीं मिलते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी ये सैंपल आगे को तो जा रहा है, ये वाला सैंपल आपका आगे को तो जा रहा है, इस सैंपल को रोका जाए कि आगे ना जाए। तो सिंपल फैक्टर है इसको रोकने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको जनरल नॉलेज बताता हूँ कि आपका जो सैंपल है, ये आगे सैंपल इस प्लेस पे ना आए, तो मैंने सपोज करो जहां पे ऐसे एक वॉल क्रिएट कर दी। वॉल क्रिएट करने पे क्या होगा? थोड़ा सा ही जाएगा, पर इतना ज्यादा जहां तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है वॉल क्रिएट करने का? उसका रीजन यही था कि आपकी जो रिकॉइल एनर्जी है वो मीन्स कम लगे। ओके, तो हमने क्या किया था, इसे वॉल क्रिएट की कि आपका ये सैंपल आगे ना जाए, ठीक है। तो जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि वॉल क्रिएट की, उन्होंने वॉल क्रिएट नहीं की, उन्होंने क्या किया था, जैसे आपका जो सैंपल है, इस सैंपल के आसपास उन्होंने एज ए सॉलिड पार्टिकल रख दिए थे, सॉलिड। तो सॉलिड पार्टिकल रखने से उन्होंने क्या देखा कि ये पार्टिकल अभी कम आगे मूव कर रहा है। ओके, कम आगे मूव कर रहा है, ओके फाइन, बट तो भी आपका जो सिग्नल है तो भी वो सिग्नल नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि सिग्नल क्यों नहीं आ रहा? तो उन्होंने ये सिग्नल इसलिए नहीं बोला क्योंकि आपको पता है कि जब ये सॉलिड है, सॉलिड में कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाती है? हम बोलते हैं कि इसमें क्या होती है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। ड्यू टू वाइब्रेशनल, उन्होंने वाइब्रेशनल को रिकवर करने के लिए उन्होंने इनका टेम्परेचर डिक्रीज किया। टेम्परेचर डिक्रीज करने पर उन्होंने देखा कि आपकी जो वो अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो वाइब्रेशनल के कारण, इनमें सॉलिड पार्टिकल में क्या हो रहा था, वाइब्रेशन, जिसके कारण आपके सैंपल थोड़ा सा आगे मूव कर ही रहा था। तो आपका सैंपल थोड़ा सा आगे मूव कर रहा था। जब उन्होंने टेम्परेचर डिक्रीज किया, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे क्या हुआ कि उनमें वाइब्रेशनल्स कम हुई। वाइब्रेशनल कम होने के कारण आपको थोड़ा सा सिग्नल ही मिला, बट उस सिग्नल की पीक इतनी इंटेंस नहीं थी, सिंपल ऐसे वीक सिग्नल मिला। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, इसमें अगर सिग्नल मिल रहा है तो इसमें ये शो तो कर रहा है, बट इसको कैसे प्रेडिक्ट करें और इसकी इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज करें। तो उन्होंने इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए तो एक आपका पॉपुलर जो इफेक्ट होता है वो वाला आया था, जिसको हम बोल देते हैं एज ए डॉपलर इफेक्ट। तो उसके लिए आपका एक डॉपलर इफेक्ट आया था। तो डॉपलर इफेक्ट ने उसको एक्सप्लेन किया था, उसकी इंटेंसिटी को। तो डॉपलर इफेक्ट क्या कह रहा है कि जैसे आपका जो सोर्स है, समझो ये आपका सैंपल है। अभी जो आपका सोर्स है, सोर्स कौन सा होता है? हमने बोला गामा रेडिएशन का है। जहां से गामा रेडिएशन आ रही है तो ये आपके सोर्स के ऊपर पड़ रही है। तो उसने क्या किया था, सपोज करो ये मेरी गाड़ी है, कार है, जब मैं इसको आगे लेकर जाऊंगा, आगे लेकर जाने से इसमें क्या होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा इस पे रेडिएशन करेगी, लाइक ऐसे बोल देते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि आपका जो सोर्स है, इस सोर्स को आगे मूव किया,
अगर सोर्स आगे मूव करेगा तो क्या होएगा, अगर मैं सोर्स को इधर मूव कर रहा हूं लेफ्ट साइड पे तो क्या होएगा, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा किया, जब देख रहे हो कि जब ये आगे मूव कर रहे हैं लाइक एज ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक में क्या कर रहे हैं कि जैसे रेडिएशन उसके पास जाती तो सैंपल ऐसे इजेक्ट कर जाते हैं ना, तो लाइक ऐसे ही आपने समझना कि जब मैं इसको पास लेकर जा रहा हूं, पास लेकर जाने से उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने से मीन्स उसकी एनर्जी इंक्रीज कर रही है, एनर्जी इंक्रीज करने से वो अभी इंटेंस कलर शो करेगा, ठीक है। तो इसके 3 फैक्टर थे जिससे आप रिकवर कर सकते हो रिकॉइल एनर्जी। फर्स्ट फैक्टर कौन सा था रिकवर करने के लिए, कि आपने सॉलिड पार्टिकल एज इट इज रखे थे, ठीक है। बाद में आपने टेम्परेचर डिस्कस किया, उसको बाद आपने इंटेंस करने के लिए आपने डॉपलर इफेक्ट किया, ठीक है। यही इनके प्रिंसिपल था मोसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जो कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि किसी इसका प्रिंसिपल क्या है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू को डेल्टा से डिनोटेड करते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे नहीं कैलकुलेट करना, फिर अभी हम वो डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद है ना, आपको पहले कुछ ये पता होना चाहिए लाइक एज जो आपका कंपाउंड मोसबर है, ठीक है, कौन से कंपाउंड आपके जो शो करेंगे। तो पहले इसमें 2 तरह की स्प्लिटिंग होती है, एक होती है क्वाड्रुपोल, क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। जो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग होती है वो क्या होती है, वो कब होएगी, वो तभी होएगी क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग जब आपकी आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 1/2, मीन्स हाफ से ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी आपकी क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग शो करेगा, ठीक है। तो इसमें कंडीशंस है, वो कंडीशंस एक तो ये है, दूसरी कंडीशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अभी ये क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। ओके, आपको आई की वैल्यू पता आप कर लोगे, वो पेपर में भी गिवन होती है, तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए आपको कंडीशंस होती है, 3-4 कंडीशंस होती हैं, वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें 2 कंडीशंस लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के लिए। सबसे पहले लिखो लिगेंड सिमेट्री, ओके, और दूसरी लिखो इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्रिक। फर्दर आप लोगों ने इसको किस में पार्ट डिवाइड करना है, लिगेंड सिमेट्री को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करो और इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। अगर आपने लिगेंड सिमेट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो कौन कौन सी होती है लिगेंड, तो एक तो एक्सियल हो सकते हैं, या दूसरे कौन से हो सकते हैं इक्विटोरियल। तो इक्विटोरियल को जहां पे मैंने सपोज करो बोला है स्फेरिकल, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो सकते हैं, या तो मीन्स हम बोल देते सिमेट्रिकल होंगे या बोलेंगे अनसिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। तो इसको भी इन्होंने सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, अगर आपका कंपाउंड सपोज करो सिमेट्रिकल है उसको बोलेंगे स्फेरिकल, अगर सिमेट्रिकल है तो उसको बोलेंगे स्फेरिकल, अगर अनसिमेट्रिकल है तो उसको बोलेंगे एक्सियल, ओके। तो अगर आपका कंपाउंड सपोज करो स्फेरिकल कंपाउंड, वही कंपाउंड है जो आपके परफेक्ट ऑक्टाहाइड्रल हो या परफेक्ट टेट्राहाइड्रल हो। अब जितने भी रिमेनिंग रहेंगे वो किस में आएंगे, आपके एक्सियल में आएंगे, ओके। अभी देखो आपका कंपाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉट इक्वल टू 0 तभी होएगा जब आपका मेटल के साथ जो लिगेंड लगा है अगर वो एक्सियल हो, ओके, और आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है मेटल की अगर वो भी एक्सियल हो तो वो ज्यादा फास्ट करेगा, ठीक है। अगर मीन्स एक्सियल किसको बोला मैंने, स्फेरिकल को बोला है, तभी आपका वो कंपाउंड शो करेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक फैक्टर्स लिखे हैं अपने अकॉर्डिंग की मुझे अंडरस्टैंडिंग रहे, तो वो मैं आपको यहाँ पे अभी बता देता हूं कि कौन कौन से कंपाउंड आपके शो करेंगे, कौन कौन से कंपाउंड नहीं शो करेंगे। तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पहली बात तो जो परफेक्ट टेट्राहाइड्रल ऑक्टाहाइड्रल है वो आपके उनका EF कितना होएगा, 0 होएगा, वो नहीं शो करेंगे। दूसरा जो सिमेट्रिकल होंगे मीन्स जो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 होगा इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्रिकल में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने P3 लिया, P3 क्या है, अभी उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल होने के कारण हम बोलेंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 है, ओके। तो ऐसे इस लेक्चर में मैंने आपको यही बताया है कि कैसे उसकी कंडीशन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एग्जांपल्स लेकर आऊंगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल अभी करवा देता हूं, तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में वो लेकर आऊंगा। फॉर एग्जांपल आयरन है, H2O6 है और इसके ऊपर 3 पॉजिटिव दिया है, ठीक है। आपको पता है कि ये पहली बात ये टेट्राहाइड्रल है, सॉरी पहली बात ये ऑक्टाहाइड्रल है, ठीक है। दूसरी बात ये कौन सा आएगा, इसमें D5 आएगा।
अब दोनों क्या है, ये भी मीन्स सिमेट्रिकल है, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या होता है, जीरो होता है, और इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जीरो होता है। मोसबर के लिए क्या चाहिए, एक तो आई की वैल्यू 1/2 चाहिए, उससे ग्रेटर चाहिए 1/2 से, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट भी नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए। बट इस केस में तो कुछ नहीं आ रहा, वो कंडीशंस नहीं फॉलो कर रही, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रे मतलब जो मोसबर इनएक्टिव है, और एज वेल एज ये क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं शो करेगा।